जय हिंद साथियों। जैसे मैं आपको कल एक अनाउंसमेंट किए थे कि आपका बीपीएससी तैयारी 4 के लिए हम आपका जो 40 नंबर का सामान्य अध्ययन होते हैं इसका क्लास आपको हम डेली करवाएंगे, यानी एक सेट करवाएंगे आपको, ठीक है। और सेट के थ्रू आपको यानी पूरा प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपका जो 40 नंबर का आपका यानी एग्ज़ाम पैटर्न है उसी तरह से आपको हम करवाएंगे। जैसे आपका इसमें आपको पहला कि साइंस से आपका 8 क्वेश्चन रहता है, 8 नंबर का, ठीक है। दूसरा आपका यानी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, हिस्ट्री में केवल मॉडर्न रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 8 क्वेश्चन रहते हैं। थर्ड आपका यानी ज्योग्राफी से और केवल इंडियन ज्योग्राफी से आपका 8 नंबर का रहते हैं। और चौथा बात करें तो हम मैथ से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन रहते हैं। और पांचवा बात करें तो करेंट अफेयर से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन रहते हैं, यानी 8 पंचे 40। तो 40 नंबर का जो आपका ये एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और इसका टाइम जो है आपको फिक्स हम कर देते हैं, ये आपका डेली शाम में आपका 7 बजे यह क्लास होगी, इसी चैनल पर होगी, ठीक है। तो 7 बजे से आपका यह क्लास होंगे। तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पर आपको आकर के 7 बजे ये क्लास देखना है। और क्लास देखने के बाद आपको इसका पीडीएफ ही मिलेगा, और ये फ्री पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। देखिए 40 नंबर का हमने आपको टेस्ट सीरीज चला रखे हैं, तो वो टेस्ट आपका अलग होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपका क्वेश्चन भी अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका क्लास होगा ये होगा आपका फ्री, और पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। इसका नाम जो आपका सेम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। तो आप लोग न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन को सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी हम क्लास यहाँ पर करवाएंगे, खासकर प्रैक्टिस सेट, उसका पीडीएफ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये टेस्ट का पीडीएफ नहीं मिलेगा यहाँ पर, और न ही करंट अफेयर का पीडीएफ मिलेगा, केवल आपका इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। बाकी आपका एलके क्लासेस ऐप पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरे डिस्कशन के साथ हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय स्टेट कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो यह जो है वो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत यह दिया आपका लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था। यानी इसका कहना था कि जो कांग्रेस का स्थापना किया गया है वो अंग्रेज अपने हित के लिए किया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। अब याद रखिएगा, एक आपका पुस्तक है यंग इंडिया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपसे पूछे कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक आपका है लाला लाजपत राय। एक होता था आपका यंग इंडिया पत्रिका, जिसका संपादक आपका कौन किया है, तो ये क्या आपका महात्मा गांधी जी। तो याद रखना, पत्रिका पूछे तो होगा आपका कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। लेकिन यंग इंडिया पुस्तक कहे तो यंग इंडिया पुस्तक का लेखक आपका है लाला लाजपत राय। और इसी पुस्तक में इन्होंने लॉर्ड डफरिन को, यानी जो कांग्रेस है वो बताया था कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, ठीक है। यानी सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी होगा। और यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय है। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। और यह दोनों क्वेश्चन आपका इस बार 71वें बीपीएससी में पूछे हैं। कौन दोनों, तो ये आपका सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत और यंग इंडिया पत्रिका भी पूछा था, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है कि हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो इसमें देखा जाए ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनारायण बोस ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, इसका गठन आपका 1867 में किया गया था। किसने किया था, तो देखिए आपका राजनारायण बोस के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी थे। तो राजनारायण बोस तो आपको याद रखना ही है। साथ में याद रखिएगा नवगोपाल मिश्र इसमें शामिल थे। और थे आपका याद रखिएगा गणेशचंद्र नाथ ठाकुर थे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है?
लॉर्ड लिटन जो है वो किससे संबंधित नहीं है। देखो स्टैच्यू कमीशन लॉर्ड लिटन के समय था, सशस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था, लेकिन इल्बर्ट बिल जो है वो आपका लॉर्ड लिटन के समय पारित नहीं हुआ था। इल्बर्ट बिल जो है वो आपका लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। तो याद रखना ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा, जो लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है, हम देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल के लेंगे, ठीक है, जिस तरह से आपका बीपीएससी एग्जाम में आते हैं उसी टाइप का हम क्वेश्चन को इसमें शामिल करेंगे। क्वेश्चन 4 है कि बुध के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन ये है कर आपका कि बुध डिस्पैच जो था उससे संबंधित कर आपका कौन सा कथन सही है। पहला है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। उच्च शिक्षा के लिए जो आपका बुध डिस्पैच है उसमें आपका उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को सिफारिश किया था, जबकि प्राथमिक शिक्षा के लिए आपका जो लोकल भाषा है उस भाषा को प्रमोट किया था कौन, तो बुध डिस्पैच में। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड है, इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है। बुध डिस्पैच में महिला शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया था, तो दोनों सही है। आपका कथन 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। एक चीज याद रखिएगा, बुध डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 और 2 दोनों होगा, 1 और 2 दोनों होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका 5 है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। कर इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कलिंकर दत्त, ऑप्शन बी होगा, कलिंकर दत्त इसके लेखक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच द कॉलम ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको मैच द कॉलम है। एक साइड दिया आपका यानी आंदोलन और दूसरे साइड दिया है उससे संबंधित केंद्र यानी कहाँ पर हुआ था। पहला है नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन यानी नील आंदोलन, ठीक है, नील विद्रोह कह सकते हैं। तो इसमें देखिए नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इस ऑप्शन देखा जाए तो नील विद्रोह आपका चंपारण हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, जो 3 कठिया प्रणाली थे तो वो भी तो आपका नील के खेती के ही लिए हुआ था, ठीक है, इसके विरुद्ध हुआ था। तो आपका फर्स्ट का क्या होगा, सेकेंड होगा। फिर आपका है खेतिहर सत्याग्रह, क्या आपका खेतिहर सत्याग्रह, देखिए ये था आपका खेरा से संबंधित, ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा। कपास मिल का सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था आपका फर्स्ट हो जाएगा इसका। फिर आपका है असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए, तो असहयोग आंदोलन क्यों बंद हुआ था, तो चौरा चोरी कांड के कारण। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये जो 4 है ना, 4 का यहाँ आपका यहाँ नाम आ गया, तो 4 आपका ये होगा, ठीक है। तो इसको मैच करेंगे तो क्या आएगा, इसमें मैच करेंगे तो आपका आ गया यानी आपका आ गया कि ना 2 2 3 क्या आया 2 3 1 4 2 3 1 4 आपका ऑप्शन किस में है, सी में है 2 3 1 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो ये पटाभी सीतारामैया को हराकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो हुआ था उस अधिवेशन में चुनाव जीते थे। और आपको याद ही होगा महात्मा गांधी अपना प्रत्याशी इसमें खड़ा किया था किसको, पटाभी सीतारामैया, और पटाभी सीतारामैया को हारने के कारण से महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा अपने पद से दे दिया। उसके बाद जो है वहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया था कांग्रेस का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 8 है।
क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? ये मनाया था आपका 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कि मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आते हैं इसी तरह से कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? इसका भी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। तो ये मनाया था आपका 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए थे, जबकि मुक्ति दिवस आपको 22 दिसंबर 1939 को मनाए थे। याद रहेगा। तो ये हुआ आपका 8 क्वेश्चन यहाँ तक किसका? तो हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में केवल मॉडर्न आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ हिस्ट्री समाप्त हुआ। अब आपका यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन साइंस से भी रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। क्वेश्चन आपका 9 है कि हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वहां से आपका हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंजाइम जो है आपको बहिःस्रावी ग्रंथि स्रावित करते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करते हैं? तो ये हार्मोन्स स्रावित करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 71वें बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये 71वें बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन का आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका क्या होता है? अनंत होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो आपका क्या है, ये समतल दर्पण है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। कर्वेचर तो है नहीं, तो समतल है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 71वें बीपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, देखो आज जो मैं आपको अभी ये सेट करवा रहे हैं ना, ये सेट जो आपका है ये बीपीएससी के पीओक्यू पर बेस्ड है। ठीक है, ये आपका पीओक्यू पर बेस्ड है। तो पहले मैं आपको पीओक्यू आधारित ही आपको क्लास करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, और रिपीट नहीं भी करते ना, तो इससे आपको कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ये आपका एनसीईआरटी का क्लास 10th का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आपको क्लास 10th का हम एनसीईआरटी का जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप जाकर देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका 71वें बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, जो आपको 13 सितंबर को एग्जाम हुआ है। तो देखो, पावर जो होता है विद्युत पावर शक्ति, ये आपका देखो आप पढ़े होंगे, ये होता है V इंटू आई होते हैं। और इसी को हम डिराइव करते हैं तो आपका आता है VA² बट्टे R आता है। फिर इसको हम डिराइव करते हैं तो आपका आता है I² इंटू R आते हैं। आपको लगता तो है यहाँ पर 3 फार्मूला है, लेकिन 3 नहीं है, एक ही है जिसको आप डिराइव करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीनों होता है। अब देख लीजिए इसमें कौन नहीं है। देखो, तो V बराबर I इंटू R ये भी है, V² बट्टे R ये भी है, I² है ये, I² इंटू R ये भी है, लेकिन R² नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो आपको पावर को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन करें, पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है, यानी किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो ज से जाइलम, ज से तो जाइलम याद रखना, ये आपको जल का परिवहन करता है। ठीक है, ज से जाइलम, ज से जल, तो पानी यानी जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है कौन? जाइलम। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 71वें बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर आपका, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु के यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्लेटिनम धातु के यौगिक का उपयोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 71वें बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का क्या नाम है? आपको पता होना चाहिए कि कपूर में क्या होते हैं? ऊर्ध्वपातन होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन आप समझते होंगे, यदि कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं?
उद्रपातन बोलते हैं। और उद्रपातन की दूसरा नाम है उत्सादन। क्या है? उत्सादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखना, ये उद्रपातन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? इनमें से करें कौन सा जो है वो जल में घुलनशील है? ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या आपका, ये जल में घुलनशील है। इसका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पूछते हैं, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना CaO होता है, बिना बुझा हुआ चूना। एक होता है आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, देखो एक होता है आपका क्या, बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना। तो सिंपल है, बिना बुझा हुआ चूना में क्या करो ना, वाटर को ऐड करो। देखो ये बिना बुझा था, उसमें पानी डाल दिए तो क्या हो गया, अब बुझ जाएगा। अब पानी डाल देंगे, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। देख लो ना, CA हो गया, O इसमें एक पहले से था और एक वाटर का जुटा, तो 2 O हो गया, 2 H हो गया। तो यानी ये है किसका फॉर्मूला, ये है आपका बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन मेरा 16 है। क्वेश्चन आपका है कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कोलीफॉर्म जो है ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। तो यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन समाप्त हुआ, यानी 8 क्वेश्चन हम लोग पहले हिस्ट्री का देखे, उसके बाद 8 क्वेश्चन हम लोग साइंस का देखे। ठीक है, आप लोग ना ये क्लास देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह आपको क्लास कैसे लगा। यानी इस तरह से यदि आपको क्लास कराया जाए तो मुझे नहीं लगता है आपको एक्स्ट्रा से आपको 40 नंबर का कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम पूरे डिस्कशन के साथ करवाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर, पूरे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, तो आपको इतना उम्मीद है मुझे कि आपके एग्जाम में निश्चित आपको हेल्प होगा, और 40 में आपका सभी को 30 प्लस तो नंबर जरूर आएगा, कम से कम 30 प्लस तो आएगा ही, मैक्सिमम 38 भी ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि ये क्लास को कंटिन्यू आपके एग्जाम तक रखेंगे। चलिए अब यहाँ से आपका यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मोनाजाइट्स रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? देखो मोनाजाइट्स जो है वो थोरियम का एक्स है। किसका है? थोरियम का है, तो ऑप्शन सी होगा। मोनाजाइट्स जो है आपका थोरियम का एक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो भूटान की राजधानी है का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12:30 बजे का समय है। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यह न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री को रोटेट करने में आपको कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इतना आप याद रखिए। ये कितना है आपका? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में कितना समय लगेगा? तो क्या कीजिए 90 गुने, अब देखिए 90 कैसे है, देखो ग्रीनविच का समय कितना है और डिग्री की एंगल कितना है? 0 है, 0 देशांतर है आपका ग्रीनविच, और ये कितना है? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 90 ही है, इसलिए हम 90 डिग्री में देख रहे हैं। ठीक है, तो 90 गुने 4 करेंगे कितना आएगा? 9 चौक 36 आएगा, यानी 360 मिनट आएगा। इसमें क्या कीजिए 60 से डिवाइड कीजिए, 36, तो कितना आवर आएगा? ये घंटा में बदल गया आपका 6 आवर, 6 आवर हो गया। लेकिन अब आपको सोचना है कि देखो ग्रीनविच में कितना बज रहा है आपका? 12 बज रहे हैं, दोपहर बज रहे 12। ठीक है, दोपहर का 12 बज रहा है। अब देखो 6 घंटा आगे होगा या 6 घंटा पीछे होगा थिम्पू का समय, कैसे सोचेंगे? तो देखो ये क्या लिखा है? पूर्वी देशांतर लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, हम आप जैसे जैसे पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे वैसे वैसे समय क्या होगा? बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप पश्चिमी देशांतर की ओर जाएंगे वैसे वैसे समय क्या होगा? घटेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब समझ आ गया कि पूर्वी देशांतर है, यानी पूरब की ओर क्या होता है? समय प्लस में बढ़ता है। तो 6 घंटा ये जो समय है आपका 6 घंटा, वो 12 बजे से आपका क्या होगा? आगे होगा, क्योंकि पूर्वी देशांतर की आपका क्या है? ये जो एंगल दिया वो पूर्वी देशांतर है, तो 6 घंटा क्या होगा? आगे होगा। तो ग्रीनविच में कितना बढ़ा है? 12 बजे आपका दोपहर, तो ये क्या होगा? 6 बजे शाम होगा। अब 6 बजे शाम को क्या लिखेंगे? AM लिखेंगे, PM लिखेंगे? तो 6 बजे शाम को हम लिखेंगे PM।
ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर आपका 6 PM होगा, यानी आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चन अब बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़ी है, यानी कौन सा है जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूर्वी गलियारा, जो आपका ये सिलचर और पोरबंदर है, यानी सिलचर जो हो गया आपका ये सबसे पूर्व हो गया, पोरबंदर जो है ये आपका सबसे पश्चिम है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा को जोड़ते हैं, आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका 30 मीटर, और ये बीपीएससी अभी तक 4 बार ये क्वेश्चन को पूछे हैं, ठीक है। तो कितना है? 30 मीटर है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है कि चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? चिनाब नदी जो है अंततः कर सिंधु नदी में जो है कहाँ पर मिलती है? तो ऑप्शन ए होगा मिथनकोट नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से हम जाने जाते हैं? यानी सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या कहते हैं हम? कुमायूं हिमालय कहते हैं, ठीक है। और काली और तीस्ता के बीच को क्या कहते हैं? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को पार को क्या कहते हैं हम? उसको बोलते हैं हम यानी नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं हम? नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत का सही क्रम है? ध्यान से देखिए क्या कर रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ऐसे आपको सजाना है। ये तो आपको पता होगा, सबसे ऊपर काराकोरम होता है, फिर लद्दाख होता है, फिर जास्कर होता है, फिर पीर पंजाल होता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये होता है आपका उत्तर से दक्षिण। लेकिन ये पूछ रहा है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहे हैं, यानी नीचा से ऊपर की ओर आपको जाना है। तो क्या होगा? सबसे पहले होगा पीर पंजाल, सबसे पहले पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। तो आपका ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः किसका भाग था? तो ये था आपका गोंडवाना लैंड का, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। देखो पेंजिया नाम का एक था आपका महासागर, ठीक है। इसका विभाजन आपका हो गया। उत्तरी भाग जो है वो कहलाया आपका लॉरेंसिया। क्या कहलाया? ये कहलाया आपका लॉरेंसिया। और इसका दक्षिणी भाग जो है वो कहलाया आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना कहलाया, ठीक है। गोंडवाना कहलाया। और इसी भाग का ये जो है अब प्रायद्वीपीय भारत भी इसी का पार्ट है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। अब देखिए यहाँ पर आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आपका यहाँ से करेंट अफेयर का 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में यह एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में आपका हुआ था इसका आयोजन, जिसमें मोदी जी ने भी भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 26 है कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में अम्मा स्टोन को किस फिल्म में भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो ये पुअर थिंग्स फिल्म में भूमिका के लिए इसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। और ये क्वेश्चन आपका 71वें बीपीएससी में इस बार पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और
पर्यावरण को मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा है 71वीं बीपीएससी में। तो ये है आपका कच्छ एक्सप्रेस, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़क निर्मित है, यानी सबसे अधिक, देखो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कर रहा है आपका अक्टूबर 2024 तक किस राज्य में सबसे अधिक सड़क का निर्माण हुआ है, सिंपल समझिए, तो ये आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला शुक्रयान मिशन इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा, ये करेगा आपका मार्च 2028 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण के लिए जनमत संग्रह करवाई है, कौन सा देश है जो अपने देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए जनमत संग्रह करवाई है, ये करवाया आपका कागिस्तान, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि देखो कागिस्तान में जो है वो यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है, यूरेनियम का जो है सबसे अधिक उत्पादन आपका कागिस्तान में होते हैं, जबकि कागिस्तान में कोई भी परमाणु संयंत्र नहीं है, इसीलिए वहाँ पर उनके सरकार जो है वो जनता से जनमत संग्रह करवाई है, जिसमें जनता ने कहा है कि यानी परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाए, ठीक है, यानी इसके पक्ष में वोटिंग किया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी विश्व का पहला बायोमास मिशन प्रक्षेपित किया है, ये क्या आपका ESA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने विश्व का पहला अंतरिक्ष बायोमास मिशन लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 32 है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए लेट्स स्टडी नामक अभियान किस देश में चलाया गया है, तो ये चलाया आपका अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए लेट्स स्टडी नामक एक अभियान चलाया गया है, तो ऑप्शन ए होगा। तो ये था आपका 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर का। जो क्वेश्चन हम सेट किए हैं ना, बहुत दिमाग लगाकर क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। यदि हमारे 10 भी प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं ना इस तरह से, तो आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, आप बहुत कुछ जानते हैं यदि आप 10 प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हैं तो। अब आपका यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है, आपको पता होगा 8 क्वेश्चन मैथ से भी रहता है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन 33 है, इसका कह रहा है मान निम्नलिखित से क्या होगा, ठीक है, इसका मान निकालना है। देखो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो क्या करना, पहले ऊपर में सभी का पॉइंट हो रहा हो, ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3, 3 का अंक बाद क्या पॉइंट है, यहाँ देखो 1 2 3, 3 3 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 2 11 हो गया। टोटल देखा जाए आप पॉइंट उड़ेंगे तो 10 के पावर 11 आएगा ऊपर, ठीक है, बटन देखिए यहाँ देखो 1 2 3 अंक बाद पॉइंट है, 3 4 5 6 होगा, 7 8 9 10 सॉरी और 11, यानी नीचे हम भी देखते हैं हम तो 10 के पावर 11 ही आ रहा है, इसको पॉइंट को उड़ाते हैं तो अब देखो दोनों कट जाएगा, यानी सिंपल आपका है कि जो ऊपर में संख्या है वही बचेगा आपका। 9 गुने 36 गुने 16 गुने 8 बट्टे आपका बचेगा 2 गुने 8 गुने 2। अब देखो ये 8 से 8 कट जाएगा, ये देखो ये 2 से ये 2 दूनी 4, 4 चौक 16। अब यहाँ पर ऊपर में देखो 9 का रूट क्या होगा 3 होगा, 36 का रूट क्या होगा 6 होगा, 4 का रूट 2 होगा, तो 36 18 दूनी 36, इसका आंसर क्या आएगा 36 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन का है कि राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। अब देखिए ये मान लीजिए सीमा है और ये मान लीजिए राहुल है। सीमा का आयु यदि हम 1 मानते हैं तो राहुल कितना होगा 3 हो जाएगा, करा 3 गुना है। करा 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी। 4 वर्ष पहले जो है वो लक्ष्मी की आयु जो है वो राहुल से कितने है दुगुनी, तो 4 वर्ष पूर्व कर लीजिए। तो इसको यदि आपका ये इसको नियतांक मानिएगा तो 3x होगा इसका, यानी दोगुनी थी तो कितना होगा 3 दूनी 6x, ठीक है, ये 4 वर्ष पहले का रहा है। आगे कह रहा है आपका कि अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएंगे, ठीक है, अगले 4 वर्ष में राहुल 31 साल का हो गया। तो वर्तमान में कितना साल का है, तो 4 साल पहले 31 है तो वर्तमान में कितना होगा, तो 4 साल घटा देंगे तो कितना होगा 27 साल,
27 वर्ष का हो गया। अब यहाँ पर देखिए राहुल का देखा जाए तो वर्तमान में आयु कितना है 3x है, नियतांक में लेंगे तो ये आपका होगा 27। तो 3 से काट देंगे तो आपका x मान कितना आएगा 9 × 27 9 आएगा। अब देखो ये एक पार्ट है यानी x है, तो यहाँ पर देखें हम तो आपका सीमा का आयु कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट है 9 हो गया। यहाँ करते लक्ष्मी की आयु भी पूछ रहे हैं, देखो सीमा तथा लक्ष्मी की आयु पूछ रहे हैं। तो देखिए लक्ष्मी की आयु कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कितना है 6x है, तो 6 गुने x का मान कितना है 9 है, तो 9 6 के 54 है। ध्यान रखना, लेकिन 54 जो है लक्ष्मी की आयु वो 4 साल पहले है। क्वेश्चन पूछ रहा है लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है, तो 4 साल पहले जब 54 साल की है तो वर्तमान में क्या होगा, तो क्या करेंगे 54 में 4 साल घटा देंगे तो आपका आएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे आंसर आ गया। आपसे पूछ रहा था कि सीमा की वर्तमान आयु, तो सीमा की वर्तमान आयु कितना है 9 वर्ष है, और लक्ष्मी की वर्तमान आयु कितना है 50 वर्ष है। तो 9,50 किस में है, ऑप्शन डी में है, तो इसका डी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होंगे। ध्यान से देखिए, ये मान लो ये आपका क्या है प्लेटफॉर्म है, क्या है प्लेटफॉर्म है जिसका लंबाई कितना है 800 मीटर है। अब देखिए कोई भी ट्रेन जो है, ट्रेन की भी लंबाई होती है ना, कोई भी ट्रेन जो क्रॉस करेंगे, मान लो इस पर ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो ये आ रही है तो इसका अभी शुरुआत में यहाँ रहेंगे, जब पूरा इसका प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाएगा तो ये ट्रेन यहाँ चल जाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए एक्चुअली जब तक ये प्लेटफॉर्म क्रॉस किया तब तक कितना दूरी तय किया, तो जो ट्रेन की लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इस दोनों लंबाई को देखा जाए इतना क्रॉस किया है। आप यहाँ से लीजिएगा तो ये यहाँ पहुँचेगा, फिर भी इतना दूरी हुआ, या यहाँ से लीजिएगा तो यहाँ पहुँचेगा। तो देखा जाए तो आपका टोटल दूरी कितना तय करना पड़ा उसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, तो जितना इसकी ट्रेन की लंबाई है और जितना एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो कुल दूरी आपका इसमें तय करने में कितना लग गया L + 800। L किसे माने हैं, L मान लिया ट्रेन की लंबाई, तो L + 800 हो गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। चाल कितना है 120 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में पहले बदलिए तो क्या आएगा 5/18 से गुना करेंगे, और गुने समय, समय कितना है 30 सेकेंड है। अब देखें 6 से 36 18, 6 पंचे 30, 3 से 3 चौक 12, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 सेकेंड 5 चौक 20, और 1 सेकेंड को 5 से 25, 25 चौका 100, ये आपका आ जाएगा 1000। कितना आएगा 1000 आएगा। तो L + 800 बराबर 1000 है, तो L कितना आएगा 1000 में 800 घटेगा तो कितना आएगा 200 आएगा, यानी आपका आ गया ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 50 मीटर ऊंची मीनार के पास से यानी जड़ से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा। सिंपल है, देखो एक मीनार आपका है जिसका लंबाई कितना है 50 मीटर है, ठीक है, और ये जो है ये वो कह रहा है आपका कि इसके पाद यानी जड़ से कितना 50√3 मीटर दूर पर कर कोण कितना बनेगा, उन्नयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण आपका ये होता है, और इसको करेंगे तो आपका ये होगा एकांतर कोण से। तो इस थीटा कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा टेन थीटा लगे, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब की जगह कितना है, तो थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, तो ये आपका होगा 50 बटे आधार कितना होता है, तो आधार कितना यहाँ पर 50√3 है, तो 50 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका बचेगा 1/√3, और 10 कितना का मान 1/√3 होता है, तो आपको पता होगा 10 जो है वो 30 का मान आपका 1/√3 होता है। अब यहाँ से 10 हटाओगे तो थीटा कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 37 है, कह रहा है आपका कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक है, एक विद्यालय में 20 शिक्षक है जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं, यानी टोटल 20 शिक्षक है, और यो चाहे गणित पढ़ा रहा है चाहे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है दोनों पढ़ाता होगा कोई, तो इनमें से 12 जो है वो गणित पढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए एक पर टोटल 20 है और 12 जो है गणित पढ़ाते हैं।
और 4 जो है वो गणित और भौतिक यानी गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो कहा कितने शिक्षक है जो भौतिक पढ़ाते हैं। देखो इसको वेन डायग्राम से बनाइएगा ना तो बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल आपका 20 है, टोटल 20 है। ये क्या करा, 4 जो है वो दोनों पढ़ाते हैं, एक सेकेंड, और 4 दोनों पढ़ाते हैं, और 12 जो है वो केवल गणित पढ़ाते हैं। 12 जो है इसको मान लीजिए मैथ, ये फिजिक्स है। तो ये जो है 12 कर केवल 12 क्या कर पढ़ाते हैं, आपका मैथ पढ़ाते हैं। तो 12 जो यहाँ लेंगे तो 12 नहीं लेंगे, 8 लेंगे। बता रहे क्यों, टोटल कितना है 20 है। देखो 8 क्यों लिए, तो 8 केवल मैथ पढ़ाएगा, 4 तो कॉमन है, तो 8 4 12 तो हो गया मैथ वाला। अब मैथ जो है वो 12 शिक्षक मैथ पढ़ा रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर 8 ही लिए हैं। ठीक है, अब देखो ये 8 है, ये 4 दोनों में है, ये 4 आपका दोनों में है, यहाँ 8 है। तो इस 20 में से पहले क्या करो, 4 को माइनस करो, इस 4 को कॉमन वाले को, कितना आएगा, तो आपका 16 बचेगा। ठीक है, 16 बचेगा। टोटल कितना है 20 है। अब इस 16 में से क्या करो, इस 8 को माइनस करो। ठीक है, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यानी यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। क्या करा था, भौतिक वाले कितने पढ़ाते हैं, तो भौतिक में देखो 8 तो केवल भौतिक पढ़ा रहे हैं और 4 कॉमन है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका फिजिक्स वाले कितना आएगा, 8 4 12 आएगा। तो 12 शिक्षक ऐसा है जो केवल क्या करते हैं, सॉरी जो फिजिक्स पढ़ाता है, केवल नहीं, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कितना है, 12 है। केवल फिजिक्स पूछिए आपसे तो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो एक तरीका आपका ये है समझने का तरीका, समझ के बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आता है वेन डायग्राम में तो ये दूसरा तरीका भी मुझे आता है, फार्मूला बेस्ड। कैसे फार्मूला बेस्ड, देखो ऐसे याद रखना आप। देखो उसमें क्या करेंगे, एक याद रखना, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, यानी जो दो किन्हीं ए में भी हो और बी में भी हो। और देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो जब कि टोटल जो है इतना शिक्षक पढ़ाते हैं तो टोटल में आपका ये आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन बी क्या है, जब कोई आपका कि दोनों पढ़ाते हैं, जैसे गणित और भौतिक दोनों पढ़ाते हैं तो ये आपका कॉमन में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो यहाँ पर तो टोटल आपका कितना शिक्षक दिया है, 20 दिया है, और गणित में कितना दिया, 12 दिया है। एक गणित मान लीजिए और बी को आप फिजिक्स मान लीजिए। फिजिक्स का नहीं पता है, दोनों में कॉमन कितना है, तो 4 शिक्षक कॉमन है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं होता, फार्मूला बेस्ड होता है। तो देखो 12 में से 4 गया तो 8 प्लस बी, यहाँ से बी का मान कितना आएगा, तो 20 माइनस 8 आएगा, तो कितना आएगा, 12 आ गया। यानी कितने शिक्षक है जो फीस पढ़ा रहे हैं, 12 शिक्षक। तो इसमें सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मैं 2 तरीका भी आता है, और भी तरीका आता है। ठीक है, लेकिन आई होप आप 2 ही तरीका में सीख जाइए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन 38 है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अब बताओ, ये देखते ही बताओ कि किसका परफेक्ट, यानी कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी किसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, या कौन सा ऐसा जो पूर्ण वर्ग नहीं है। कहने का मतलब एक ही हुआ। अब देखो 1 का स्क्वायर कीजिए, लास्ट में कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर कीजिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 का स्क्वायर कीजिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 का स्क्वायर कीजिए कितना है, 9 आ रहा है। 4 का स्क्वायर कीजिए कितना आ रहा है, 16, यानी लास्ट में 6 आ रहा है। 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 5 6 25, लास्ट में 5 आ रहा है। 6 का स्क्वायर कीजिए कितना आ रहा है, 36, 6 आ रहा है। 7 का स्क्वायर कीजिए 7 7 49, 9 आ रहा है। 8 का स्क्वायर कीजिए 8 8 64, 4 आ रहा है। और 9 का स्क्वायर कीजिए 99 81, और 10 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आ रहा है, 100। अब बताइए, देखिए इकाई क्या क्या आया, तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो देखो इसमें जितने भी इकाई अंक है ना वही आ सकता है, इसके अलावा कोई भी इकाई अंक नहीं आ सकता है। तो यहाँ 9 है, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। 6 है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। 1 है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन 2 किसी के लास्ट में आता है क्या, स्क्वायर में नहीं आता है। इसका मतलब है इसका परफेक्ट रूट नहीं निकल सकता, यानी ये किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, कि पूर्ण वर्ग का लास्ट में कौन कौन सा डिजिट हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। अभी आपको करके दिखा दिए। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है आपको, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन क्या आपका कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 है, तो मूलधन क्या होगा यदि दर 10% है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर ना
फार्मूला आपको रटवा देते हैं, ठीक है। मुझे भी नहीं याद रहता क्या होता, पता ना, ऐसे कह देगा डी बराबर पता नहीं क्या होता, मुझे याद नहीं है, पी इंटू आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर, कुछ आपको ये रटवाएगा, ठीक है। लेकिन इसको रटना नहीं है, क्या करना है, रटना नहीं है। मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन समय मेरे पास नहीं मिल पाता, ठीक है। मैं मैथ का आपको मास्टर बना सकता हूँ, ठीक है, इतना मुझे मैथ आता है। अब देखो इसको फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो करेंगे क्या, बेसिक समझिए होता क्या है। यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों में अंतर यदि आप समझते होंगे होता क्या है, तो क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए आप, कारण 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना 63 है। ब्याज दर हमें दे दिया है 10 वर्ष। अब देखो साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहला वर्ष आपका 10% ब्याज मिला तो अगले वर्ष भी क्या होगा 10% ब्याज मिलेगा, तो 2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिलेगा आपको 20% ब्याज मिलेगा, सिंपल है। लेकिन आपका चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ये होता है कि जैसे अगले साल आपका पहले साल क्या होगा 10% क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, तो अगले साल तो आपका 10% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगले साल आपका इस ब्याज का भी ब्याज आपको मिलेगा, इसका भी 10%, ठीक है। तो देखो 10% का हम 10% निकालेंगे ना तो कितना आएगा 1 आएगा, देख लो ना, बस। तो ये अंतर है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 0 0 0 0 कट गया, तो 10 10 20 और यहाँ पर 1 आएगा तो कितना आएगा 21 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आया 20 आया। तो साधारण ब्याज आपका 2 वर्ष में कितना हो रहा है 20% हो रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2 वर्ष में कितना हो रहा है 21% हो रहा है। जबकि हमको क्या दिया यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, कितना 63 दिया है। तो हम परसेंटेज में देखिए अंतर कितना आएगा 21% माइनस है 20%, ठीक है, ये परसेंट आपका है। तो ये कितना आ रहा है आपका 1% का अंतर आ रहा है, और यही 1% हमें कितना दिया है 63 दिया है। 1% 63 है तो 100% कितना होगा 63 गुने 100 कर दीजिए 6300 हो जाएगा, यानी मूलधन कितना है 6300 है। क्या आपको इससे पहले कोई इस तरह से बताया है? जो भी बताया होगा आपको फार्मूला ही बताया होगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। यदि बताया है तो अच्छी बात है, इसकी सोच अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, लेकिन यदि कोई इस तरीके से बताते हैं आपको तो बेस्ट है आपको, यानी अच्छे शिक्षक मिले हैं। कोई फार्मूला बेस्ट आपको सिखा रहे हैं, इसका मतलब आपको रटने का कोशिश सिखा रहा है, रटने का तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। हमेशा आप कोशिश कीजिए समझने का। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या होगा 6300 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर आपका, ये आपको दिया है 3 आपका भिन्न दिया है, और इसका कर आपका कि लॉसा क्या होगा एलसीएम क्या होगा। एक चीज आप जानते हैं कि कोई भी आपका यानी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो इसका हम लोग को यदि एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। जैसे ये मान लो 3 क्या है, कोई आपका भिन्न है, इसका आपसे पूछे कोई एलसीएम क्या होगा, क्या करना है एलसीएम क्या होगा। तो सिंपल याद रखिए, यदि किसी भिन्न का आपसे पूछे एलसीएम, तो ऊपर वाले क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी अंश है, ठीक है, जैसे इसका अंश क्या है ए है, इसमें अंश क्या है सी है, इसमें अंश क्या है ई है। तो दो सिंपल है, याद रखना। यदि एलसीएम पूछे ना तो ऊपर वाले यानी अंश का क्या करना है एलसीएम निकाल देना, और नीचे में जो हर है आपका, जैसे यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, उसका एलसीएम का उल्टा एचसीएफ आप निकाल देना। ये तरीका सीख लो, ठीक है, उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ एलसीएम है तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देंगे। यदि यहाँ पर आपका एचसीएफ पूछता, इसी भिन्न का एचसीएफ यदि आपसे पूछ दे तो क्या करना है, बस इसी का उल्टा कर देंगे। कैसे याद रखने के, यहाँ जो हमसे पूछे इसी को ऊपर में रखना है, यानी एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ, नीचे वाले का क्या होगा एलसीएम, ठीक है, बस रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो समझ गए। अब चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या सिखाएं, जो आपका यानी अंश है तो 2/4 है, 5/6 है, 10/8 है। तो ऊपर वाले कितना है आपका 2 है, 5 है और 10 है। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, और नीचे में जो हर है उसका क्या निकालेंगे, तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। इतना आराम से हम सिखा रहे हैं आपको। अब देखो इसमें देखो 2 5 10, 2 5 10 का एलसीएम क्या होगा, आप मुंह से बता सकते क्या, 2 5 10 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा। अब निकाल लीजिए, यदि नहीं आ रहा ना मौखिक तो आप निकाल लीजिए एलसीएम। ये तो निकालना आता होगा ना, 2 5 10
ऐसे आप लगाते हैं 5 से 2 एकन 2, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से इतना तो आता होगा ना, आ रहा है ना, 5 दूनी 10 ही आ रहा है ना, तो इसका एलसीएम 10 आ गया। अब देखो 4 है, 6 है और 8 है, इसका एसएफ क्या आएगा, तो इसका एसएफ 2 आएगा। कैसे, देखो 2 से ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है, या 2 सब में कॉमन है, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 5 आएगा, ये 2 एकन 2 आएगा। तो इसको देखा जाए तो आपका 5/1 है, यानी 5 भी कह सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 5 आ गया, यानी 5/1 आ गया। तो देखो आपका ऑप्शन डी में दिया 5/1, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यदि आप इसी तरह से चाहते हैं कि मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊं, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह क्लास आपको कैसे लगा, यानी जो समझाने का तरीका है मेरा और क्वेश्चन जो सेट करने का तरीका है। आप 40 क्वेश्चन में कुछ भी करवा सकता था, लेकिन मैं बहुत सोच कर सेट बनवाता हूँ, ठीक है, बहुत सोच करके, इसीलिए क्योंकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम हेल्प हो सके। तो इसी तरह से यदि आपको क्लास कंटिन्यू करवाना है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि यह क्लास कंटिन्यू किया जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत आपको हेल्प मिलेगा। 40 नंबर आपको हम ऐसे कर देंगे ना धारमधार कि आप एग्जाम में ना 35+ नंबर लाएंगे, ठीक है। और यदि कोई इसका प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं खुद से, तो इसके लिए आपको LK क्लासेस ऐप पर मिलेगा, ठीक है। LK क्लासेस ऐप पर इस सेट से अलग सेट मिलेगा, सेम सेट नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। तो LK क्लास ऐप पर जाइएगा ना, तो इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका 20-20 सेट अपलोड है, यहाँ से लगा सकते हैं। हाँ, ये जो हम क्लास अभी आपको करवाए हैं वो डेली करवाएंगे। इसका PDF चाहिए तो वो PDF भी आपको मैं फ्री करूँगा, फ्री दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास फ्री है तो PDF भी इसका फ्री दूंगा। और इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन का, ये आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और वहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इसका PDF फुल सोल्यूशन के साथ, ऐसे नहीं पूरे सोल्यूशन के साथ आपको हम देंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।